हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जनवरी 3rd वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने सभी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। साथ ही जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 48,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत सरकार कितने LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विमान HAL से खरीदेगी? भारत सरकार 83 तेजस एयरक्राफ्ट HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदेगी। इसमें 73 तेजस MK1A और 10 तेजस MK1 वेरिएंट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन की खरीद के लिए $20 मिलियन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइडिया फोर्ज। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है जो UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाती है। कई एग्जाम्स में UAV की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट केन एंड बंबू डेवलपमेंट काउंसिल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बांस उद्यमिता और बांस बुनियादी ढांचा विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। यहाँ की कैपिटल है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल है श्रीनगर। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर हाल ही में DDC इलेक्शंस हुए हैं और इसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है जिसने 75 सीट्स यहाँ पर जीती है। अगर ओवरऑल बात करें तो गुपकार अलायंस ने सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर जीती हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर ने नाफेड के साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो यहाँ का हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसको ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड कराया जा सके। नाफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथ ही जम्मू में एक कॉलेज है अमर सिंह कॉलेज, तो इसको यूनेस्को का एक अवार्ड मिला है फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए एक स्पैरो सिस्टम भी लॉन्च किया है। स्पैरो का मतलब है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में अब तक उर्दू एंड इंग्लिश ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी इनको भी ऐड कर दिया है। तो अब टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं, कश्मीर, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में सतर्क नागरिक इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। साथ ही हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जम्मू एंड कश्मीर के जो कैडर हैं इनको AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी इस कैडर के साथ मर्ज कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जम्मू एंड कश्मीर कैडर के अधिकारी अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में तैनात किए जा सकते हैं। मनीष चौहान को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। साथ ही अगर हाल ही के हम एम्बेसडर की अगर बात करें जो नियुक्त किए गए हैं भारत द्वारा, तो रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया में नियुक्त किए गए हैं गौरव अहलुवालिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया यहां पर नियुक्त किए गए हैं अनिंद्या बनर्जी। रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी यहां पर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। सोलोमन आइलैंड यहां पर नियुक्त किया गया है सुशील कुमार सिंघल जी को। रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो यहां पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को। और यूनेस्को में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये नियुक्त किए गए हैं विशाल V शर्मा। साथ ही सोमालिया में भारत के नए एम्बेसडर होंगे वीरेंद्र कुमार पॉल। आगे बढ़ते हैं। नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 किस तारीख से लागू होगी? तो ये लागू होगी 1 अप्रैल से और ये 5 साल के लिए लागू रहेगी। और ये जानकारी दी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी ने। किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे तो हमने यहाँ पर एक साथ रख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे।
तो नई पर्यटन नीति ये लॉन्च की है गुजरात ने, ये 2021 से 25 तक के लिए रहेगी। यहाँ के सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ की कैपिटल है आबू धाबी और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहायन। साथ ही अगर हम यूएई से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो हज्जा अल मंसूरी ये पहले अमीरात के ऐसे एस्ट्रोनॉट बने हैं जिन्होंने स्पेस की यात्रा की है। संयुक्त अरब अमीरात ये 2024 में लूनर रोवर यानी चंद्रमा पर अपना एक मिशन शुरू करेगा। साथ ही इसने हाल ही में मार्स पर अपना पहला मिशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है होप प्रोब। तो ये सभी करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। किस विभाग ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया? तो यह आयोजन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। साथ ही जब बात हो रही है स्टार्टअप इंडिया की तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया ये शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को। आपके एनटीपीसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1949 में किससे लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा द्वारा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभालने की याद में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी 1949 को जो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा हैं इन्होंने भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। तो ये पदभार इन्होंने किससे लिया था, यानी इनसे पहले कौन थे जिनको इन्होंने रिप्लेस किया? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ये कौन थे। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, जनरल फ्रांसिस वॉचर। ये लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कब आपके सामने हो जाएं हमको आइडिया नहीं रहता है। तो इन जो ये डेट्स होती हैं इनके पीछे क्या कारण है, आर्मी डे हम क्यों मनाते हैं, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने इस दिन कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इसी तरह का एक और आप याद रखना कि हाल ही में देखिए 14 जनवरी को मनाया गया है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। तो ये 2017 से मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा रहे हैं इन्होंने 14 जनवरी 1953 को अपना जो है रिटायर हो गए थे, ये इस दिन रिटायर हो गए थे। तो इसलिए इस दिन को याद करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है। तो देखिए दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों के पीछे के रीजन के.एम. करियप्पा हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कौन सी बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये दूसरी बार है जब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। और जो आप ये नोटिस देख रहे हैं, जो ये प्रस्ताव देख रहे हैं, जो ये लेडी है, ये है यहाँ की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 25th अमेंडमेंट है उसके द्वारा प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है। तो जो यहाँ के यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि हम 25th अमेंडमेंट को इन्वोक नहीं करेंगे। प्रदीप कुमार ग्यावली जो भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं किस देश के विदेश मंत्री हैं? ये नेपाल के विदेश मंत्री हैं और ये हाल ही में भारत की यात्रा पर है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल कैबिनेट ने हाल ही में यहाँ की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है और यहाँ पर अब फ्रेश इलेक्शन होंगे अप्रैल 2021 में। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा सी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से हिसार के बीच ये पहला चरण लॉन्च किया गया है अंडर उड़ान योजना, और इसके बाद दूसरा चरण हिसार से देहरादून और तीसरा चरण हिसार से धर्मशाला के बीच चलाया गया है। शशि कुमार चित्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया था, ये एक विद्वान क्या थे? तो ये एक काफी विद्वान प्रोफेसर रहे हैं और ये एस्ट्रोफिजिक्स इस फील्ड में काफी इनका योगदान रहा है। देखिए जब भी किसी व्यक्ति का निधन हो जाए और उसके निधन पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट शोक व्यक्त करें
तो वह जो न्यूज़ होती है वो आपके करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस तरह के क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर अपना शोक व्यक्त किया है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर लाना जरूरी था। तो ये थे प्रोफेसर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर आरोग्य मेला का उद्घाटन किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा फर्रुखाबाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में हर गरीब मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का एक बेहतर जरिया है आरोग्य मेला। तो ये इस मेले का दूसरा चरण शुरू किया गया है। तो इसमें जो मरीज हैं उनका उपचार भी किया जाता है, उनको गोल्डन कार्ड भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। केंद्र ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति का प्रमुख कौन होगा? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस समिति के प्रमुख होंगे जी किशन रेड्डी, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। तो इसमें ये आप जो राइट क्लिक है ये ऑप्शन सी है, ये थोड़ा नीचे आ गया है। अच्छा, जो ऑप्शन डी दिया गया है जामयांग शेरिंग नामग्याल, ये जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम लद्दाख। आप इस याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, जी किशन रेड्डी। ये टिक जो है थोड़ा नीचे स्वाइप हो गया है, तो इस वजह से आप याद रखना आंसर है सी। लद्दाख से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने हाल ही में लद्दाख में 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है ऑन इंडस रिवर। साथ ही यहाँ पर जंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल ये भी मनाया जा रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कि जो जंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया गया। तो आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। तो आंसर होगा यहाँ पर लद्दाख। साथ ही फ्रेंड, जो लद्दाख में सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है इसको हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो तीनों करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनको हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सीबीएसई ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। एशियाई विकास बैंक और किस बैंक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में महासागरों के संरक्षण और नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। कई बार आप ये टर्म सुनते होंगे, तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो ओशन से रिलेटेड हो या सीज से रिलेटेड है या फिर कोस्ट से रिलेटेड हो, उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। तो इसमें जो है मैरीन रिसोर्सेज जो भी होते हैं उनका यूज किया जाता है, ओशन रिसोर्सेज जो भी होते हैं। तो मेन उद्देश्य यही रहता है कि ओशन रिसोर्सेज का प्रयोग हो सके और उनका संरक्षण भी किया जा सके, ताकि लंबे समय तक हम उन रिसोर्सेज को यूज कर सके। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ये इसका आंसर है। और बाकी के बैंक देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है संघाई में, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है लग्जमबर्ग में, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। जो ऑप्शन बी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। तो देखिए, अब जो ये हमारा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा इन दोनों के साथ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में। तो ये तीनों ही बैंक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो यूरोप से जुड़े हुए हैं, या आपके स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस तारीख को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है 16 जनवरी 2021 को। देखिए, ये अभी फिलहाल ही लॉन्च हुआ है तो आपको अभी याद रहेगा, लेकिन जब 1 या 2 महीने निकल जाएंगे और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तब इसमें यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम होगा कि 16 जनवरी 2021 को ये कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, और भारत ने कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड ये 2 वैक्सीन है जो इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के एम्स में कोविड-19 वैक्सीन का पहला प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीष कुमार। तो जो मनीष कुमार हैं ये दिल्ली एम्स में सैनिटेशन वर्कर हैं। अच्छा, आप ये देखिए, ये हेडलाइन, सैनिटेशन वर्कर बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीन जैब। तो यहाँ पर लास्ट वर्ड देखिए आप, जैब। तो इस जैब का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैब का मतलब होता है पुश करना,
या मुक्का मारना या पंच करना, लेकिन जैब का मतलब होता है टीका लगाना या इंजेक्शन लगाना। तो ये दो मतलब इसके होते हैं, या तो अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। किसी को पंच मारना भी जैब कहलाता है, और जब हम किसी को टीका लगाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे भी जैब बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी एक दिया गया है, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स टू हैव अ टाइफाइड जैब टुडे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो हेडलाइंस आती हैं न्यूज़पेपर में, तो उनके अर्थ भी आप देखा करें, ये आपकी वोकेबुलरी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में किस जगह? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यहां पर किया है। जो ये BEML है, इसका हेडक्वार्टर्स भी बेंगलुरु में है। भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है अश्मी। तो ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल है, और इसको बनाया है DRDO की जो पुणे बेस्ड फैसिलिटी है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने। किसके साथ मिलकर? जो मध्य प्रदेश के महू में स्थित इन्फेंट्री स्कूल है इंडियन आर्मी का, तो इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। भारत और किस देश ने सूचना और संचार के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत ने जापान के साथ मिलकर। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत और जापान ने हाल ही में एक स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स, इससे रिलेटेड एक पैक्ट भी साइन किया है, जहां पर कि भारत के जो कुछ वर्कर्स हैं वो जापान में स्किल्ड वर्कर्स वहां पर काम कर सकेंगे। साथ ही भारत और जापान ने हाल ही में स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड भी एक पैक्ट को साइन किया है। तो ये तीनों MOUs आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स, जापान के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, आपके एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल रहेगा। जापान के प्राइम मिनिस्टर है योशिहाइड सुगा, यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, और करेंसी है जापानीज येन। यहाँ के एम्परर हैं नरुहितो। यहाँ पर जो ईरा है, ये अभी हाल ही में नई ईरा यहाँ पर लॉन्च हुई है, ये है रीवा। और यहाँ का जो लेजिस्लेचर है इसको बोलते हैं नेशनल डाइट। अच्छा, यहाँ पर 5 मेंस आइलैंड है जापान में। अगर आप किसी PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ही यहाँ पर सेट किए हैं हमारे द्वारा। इसी तरह से ये पूछे जाते हैं कि नॉर्थ से साउथ में अरेंज कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, देखिए, ये आपकी SSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप SSC और रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो काबुकी ये जापानीज डांस ड्रामा है। इकेबाना ये जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है, यानी फूलों को इस अच्छे एक तरह से अरेंज करने की एक कला है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, ओरिगेमी ये SSC में कई बार पूछा गया है। तो पेपर फोल्डिंग की एक जापानीज आर्ट होती है, इसको बोलते हैं ओरिगेमी। साथ ही फ्रेंड, जो यहाँ का ग्रेटर टोक्यो एरिया है, ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया है। साथ ही फ्रेंड्स, एशिया में जो सबसे पहले समर ओलंपिक गेम्स हुए थे ये 1964 में जापान में ही हुए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया में सबसे पहले किस कंट्री ने समर ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया था? तो आंसर होगा जापान। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में होने वाले थे, तो इनको अब 2021 में कर दिया गया है। तो ये 2021 में अब 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेले जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY का कौन सा चरण देश भर के 600 जिलों में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 3rd फेज, तीसरा चरण। और फ्रेंड्स, इसकी जो टोटल आउटले है, जो इसका टोटल बजट है, ये है 949 करोड़ रुपीस, और इसमें 8 लाख कैंडिडेट्स को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, आपके लिए ये भी जानना उचित रहेगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ था ये 16 जुलाई 2015 को हुआ था, और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके हेड हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। किस दूरसंचार कंपनी ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की है एयरटेल के साथ। निम्नलिखित में से किसने राज्य ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है BEE ने, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए, जो ये BEE है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक एजेंसी है जिसका गठन 2002 में हुआ था। जो आप इमेज में व्यक्ति देख रहे हैं, ये है राजकुमार सिंह। तो ये जो है
मिनिस्ट्री ऑफ पावर इनके पास है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी इन्हीं के पास है। साथ ही जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी राज्य मंत्री है। साथी फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं जो साथी है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसमें जो भी स्टेट वाइज जो एनर्जी एफिशिएंसी का जो टारगेट है उसको ट्रैक किया जा सकता है कि क्या आपने टारगेट्स को ये मिला पाए हैं या नहीं मिला पाए हैं, या टारगेट अचीव करना कितना रह गया है। तो इस साथी ऐप के थ्रू ये जान पाएंगे। और साथ ही ये ऐप लॉन्च की गई है, जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स लॉन्च किए गए हैं BEE द्वारा, तो इसमें ये ऐप लॉन्च की गई है। किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यस बैंक ने ये वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका नाम है यस बैंक वेलनेस। और एक और लॉन्च किया है यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड्स। तो ये 2 क्रेडिट कार्ड्स यूज किए हैं। और ये इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किए हैं? ये किए हैं आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से भी बन सकता है। तो 2 तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक के MD एंड CEO हैं मिस्टर प्रशांत कुमार। तो देखिए, इस कार्ड से जो दवाइयों की खरीद पर 30 रिवार्ड पॉइंट समेत फ्री मेडिकल चेकअप, योगा क्लासेस, इस तरह के कई सारे ऑफर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं यस बैंक से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की। तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप करके आगे कर सकते हैं। तो यस बैंक ने हाल ही में नियोक्रेट के साथ मिलकर कैशलेस पेमेंट के लिए एक प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च किया है। साथ ही यस बैंक ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी। साथ ही यस बैंक ने पे टैग इसके साथ मिलकर एक फास्टैग लॉन्च करने की भी एक पार्टनरशिप की है। साथ ही हुबली धारवाड़ सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इसने जो प्रॉपर्टी टैक्स को जो डिजिटल कलेक्शन करने के लिए भी यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही यस बैंक ने लोन इन सेकंड्स इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, यस बैंक ने युवा पे इसको भी लॉन्च किया है। तो ये सभी पुराने करंट अफेयर्स हैं, मतलब अभी 4-5 महीने के करंट अफेयर्स हैं और आपके आने वाले बैंक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। UBS के अनुसार भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद फिस्कल ईयर 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ेगा? यानी एज पर द UBS ग्लोबल रिसर्च, इंडियाज रियल GDP विल ग्रो बाय व्हाट परसेंट इन फिस्कल ईयर 2022? तो फ्रेंड्स, ये बढ़ेगा 11.5% से। और ये भी याद रखना कि हाल ही में जो रेटिंग एजेंसी है ICRA, इसने कहा है कि इंडिया की जो GDP है ये 10.1% से एक्सपेंड करेगी फिस्कल ईयर 2022 में। फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP किस प्रतिशत तक बढ़ेगी? किस प्रतिशत से बढ़ेगी? तो फ्रेंड्स, ये बढ़ेगी 11% से। साथ ही ये अभी याद रखना कि फिच ने ये भी कहा है कि फिस्कल ईयर 21 में, जो कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक चलने वाला है, तो इसमें 9.4% से ये गिरेगी। नोमुरा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर क्या है? तो फ्रेंड्स, ये है 6.7% का कॉन्ट्रैक्शन इसने बताया, इसलिए आगे माइनस लगाया गया है, यानी 6.7% से कॉन्ट्रैक्ट होगी। साथ ही इन्होंने ये बताया है कि फिस्कल ईयर 2022 में 13.5% से ये राइज करेगी, ग्रो करेगी। नोमुरा जो है ये एक जापानीज फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एक साथ रख दिए हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे। एक साथ ही इस तरह की इंफॉर्मेशन आप नोट करते जाइए। हाल ही में गूगल ने डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को एक डूडल समर्पित किया। वह किस खेल के इन्वेंटर रहे हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। देखिए, गूगल डूडल आप लोग जानते होंगे कि किसी हॉलीडे, इवेंट, अचीवमेंट या पर्सनैलिटी की याद में गूगल अपने होम पेज का लोगो चेंज करता रहता है। तो इस डूडल में आप देख सकते हैं कि जेम्स नाइस्मिथ ये एक नोटबुक लिए हुए हैं और बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। इन्होंने जनवरी 1891 में इस खेल को इजाद किया था, इन्वेंट किया था। बास्केटबॉल में ईच साइड 5 प्लेयर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलवर मनाया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। तो बिहार में मनाया गया है ये कलवर नाम से अपना पक्षी महोत्सव बिहार ने मनाया है। देखिए, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में 2 डैम है, एक है नागी और दूसरा है
नकटी। तो ये दोनों इतने क्लोज हैं कि इन्हें एक बर्ड सेंचुरी के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नियोम प्रोजेक्ट और द लाइन शहर किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी। तो नियोम प्रोजेक्ट और द लाइन शहर ये सऊदी अरब से संबंधित हैं। देखिए नियोम जो है ये 500 मिलियन यूएस डॉलर का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये कंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमी से संबंधित है। इसके तहत एक 170 किलोमीटर लंबी इको सिटी बनाई जाएगी जिसका नाम है द लाइन। तो 1 मिलियन रेजिडेंट्स यहाँ पर रह सकेंगे और ये एक कारलेस एंड जीरो कार्बन सिटी बनेगी और रेड सी कोस्ट पर यह सिटी बनने जा रही है। ये सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस रहेगी। बात करते हैं सऊदी अरब की, तो इसी कैपिटल है रियाद, इसी करेंसी है सऊदी रियाल और यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। भारत में पहली बार आइस क्लाइंबिंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है नुब्रा वैली में। और नुब्रा वैली कहाँ है? ये है लेह इन लद्दाख। साथ ही बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके को कवर करता है। अराकू वैली ये आंध्र प्रदेश में है। गुरेज वैली ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जूको वैली ये नागालैंड में है। साथ ही अगर हम लद्दाख से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख में इंडस रिवर पर 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दी है। लद्दाख में जंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल मनाया गया है। लद्दाख के 100 कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट का दर्जा मिला है। साथ ही फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में लद्दाख की लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड के संरक्षण के लिए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के अंडर में एक कमेटी गठित की है। आगे बढ़ते हैं। कितनी अमाउंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है? तो ये फंड लॉन्च किया है 1000 करोड़ रुपीस के साथ। और इस सम्मेलन का आयोजन स्टार्टअप इंडिया की 5वीं वर्षगांठ के मौके पर किया जा रहा है और 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था। इस फंड से नए स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नवंबर में भारत के औद्योगिक उत्पादन यानी आईआईपी का प्रतिशत कितने प्रतिशत घटा है? तो ये घटा है फ्रेंड्स 1.9% से। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये इसकी फुल फॉर्म होती है आईआईपी की और ये 1.9% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखिए इसमें क्या रहा है और जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है ये 1.7% इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ये भी आपको जानना चाहिए। और अगर अप्रैल से नवंबर तक के पीरियड की बात करें तो 15.5% तक इसमें गिरावट आई है। देखिए इस तरह के जो आंकड़े होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके तब जब आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं। अब जल्दी से आईआईपी के बारे में भी जान लेते हैं। आप इसको सेपरेट एक टॉपिक के रूप में ही पढ़ते हैं बैंकिंग या फिर इकोनॉमी में, तो यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर करना। देखिए जो आईआईपी है ये देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ट्रैक करता है और इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज शामिल की जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें किसी पर्टिकुलर मंथ की प्रोडक्शन को लास्ट ईयर के सेम मंथ से कंपेयर किया जाता है। इसका बेस ईयर है 2011-12। इस इंडेक्स को हर महीने सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है और सीएसओ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत कार्य करती है। तो ये सभी नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमरेश कुमार चौधरी जी को। तो अमरेश कुमार चौधरी जो हैं ये मिल रेल में चीफ कंट्रोलर हैं। देखिए जो मिल रेल है ये क्या है? ये इंडियन रेलवेज का एक मिलिट्री विंग है। जैसे जवानों को भेजना हो या फिर टैंक्स भेजने हो या फिर इक्विपमेंट, इस तरह के जो भी आर्मी से रिलेटेड जो हम चीज़ें भेजते हैं तो वो इसी विंग द्वारा भेजी जाती है। तो इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आर्म्ड फोर्सेस के प्रति सहयोग किया था और इसी के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल को। देखिए इन्हें इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने अल्ट्रामैन ये जो एक इवेंट होता है इसमें
जो है इन्होंने जीत हासिल की थी। अल्ट्रामैन क्या है, देखिए इसमें 3 चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो 10 किलोमीटर स्विमिंग करनी है, उसके साथ ही 424 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है, प्लस 84 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। तो ये जो अल्ट्रामैन इवेंट है ये इन्होंने 27 घंटे 46 मिनट में कंप्लीट किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से किसने इस्तीफा दिया? तो इस पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है दुष्यंत दवे जी ने। ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस मंत्रालय को इसको चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, और जो अर्जुन मुंडा है ये इस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं। किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कोर चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी विच मिनिस्ट्री वाज अवार्डेड द स्कोर चैलेंजर अवार्ड अंडर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैटेगरी? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को। इसके हेड हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और इसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी यानी OST से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये की है रशिया ने, और इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स भी इस ट्रीटी से बाहर हो चुका है। ये जो OST है, ये जो ट्रीटी है, ये 24 मार्च 1992 को साइन की गई थी और ये लागू की गई 2002 में। तो इस ट्रीटी के तहत एक कंट्री दूसरी मेंबर कंट्री की हवाई जासूसी कर सकता है अगर वह कंट्री अपनी सहमति दे दे तो। अब ये भी आप याद रखना कि न्यू स्टार्ट, अब यही एक ट्रीटी है जो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है। तो ये एक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है इन दोनों कंट्रीज के बीच। तो याद रखना न्यू स्टार्ट। NCAVES प्रोजेक्ट कितने देशों में लागू किया जा रहा है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। तो ये 5 देशों में लागू किया जा रहा है। और NCAVES इसकी फुल फॉर्म होती है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये 5 कंट्रीज कौन सी है? इंडिया, ब्राजील, चाइना, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजी डाइवर्सिटी के द्वारा। तो हाल ही में NCAVES इंडिया फोरम 2021 आयोजित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। अब देख लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। 2020 होरन ग्लोबल 500 में कितनी भारतीय कंपनी शामिल की गई हैं? तो ये एक रिपोर्ट है या आप इसको एक लिस्ट कह सकते हैं। तो इसमें कितनी भारतीय कंपनियां शामिल की गई हैं? तो इसमें 11 भारतीय कंपनियां शामिल की गई हैं और इसमें सबसे टॉप पर रहा है एप्पल, दूसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पर है अमेजॉन। अगर भारत की बात करें तो ओवरऑल भारत जो है, अगर कितनी कंपनीज इस लिस्ट में आई हैं उस पोजीशन पर भारत 10वें नंबर पर है, क्योंकि भारत की 11 कंपनीज टॉप 500 में जगह बना पाई है। तो इनमें अगर हम भारत की बात करें, भारत की ओर से सबसे पहले पर कौन रहा? तो रिलायंस रही है, उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, और तीसरे नंबर पर है HDFC बैंक। इनकी वैल्यूएशन भी आपको दी गई है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में सोफी डिवाइन ने महिलाओं के T20 इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया है, वह किस देश के लिए खेलती हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने महिला T20 का सबसे तेज शतक ठोक दिया है। इन्होंने मात्र 36 गेंदों पर यह मुकाम अपने नाम किया है। यह रिकॉर्ड इन्होंने एक लोकल मैच के दौरान बनाया है। आगे बढ़ते हैं। किसने आर्म कुश्ती मैच में प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर लैरी वेल्स को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राहुल पनिकर। तो राहुल पनिकर ने दुबई में हुए इस आर्म रेसलिंग मैच में लैरी वेल्स को हराया है। राहुल पनिकर जो है ये कोच्चि से हैं, और आप इन दोनों का कंपैरिजन देखिए। जो राहुल पनिकर हैं इनका वेट 70 kg है, जबकि लैरी वेल्स का जो वेट है वो 110 से 115 kg तक है। पानिकर 5 में से शुरू के 2 सेट्स हार गए थे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 3 राउंड ये जीत गए। जिन्होंने भी ये 2 मिनट का वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें, काफी मजेदार रहा है। पानिकर वैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। किस देश में पुरातत्वविदों ने हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात पशु गुफा पेंटिंग की खोज की है? यानी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन एनिमल केव पेंटिंग, ये कहां पर डिस्कवर की गई है? तो ये की गई है इंडोनेशिया में। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि एक वाइल्ड पिग की पेंटिंग बनी हुई है और इसके ऊपर 2 हाथों के निशान भी हैं। इसी तरह की पेंटिंग्स और भी मिली हैं यहाँ पर। ये लगभग 4500 साल पुरानी है। और साथ ही ये भी आप याद रखें कि हाल ही में रशिया के साइबेरिया रीजन में 34,000 साल पुराना आइस एज का एक वेल प्रिजर्व्ड वूली राइनो भी मिला है। तो ये हाल ही का करंट अफेयर्स है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को पछाड़ पारी के मामले में सबसे तेज 7500 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ ने 7500 टेस्ट रन बनाने के लिए केवल 139 इनिंग्स खेली हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने 144 इनिंग्स में ये कीर्तिमान हासिल किया था। साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि आजकल जो है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो 4th टेस्ट मैच जो चल रहा है इसमें स्टीव स्मिथ ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले स्टीव स्मिथ ने इसी श्रृंखला में एक रिकॉर्ड और तोड़ा है। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे फास्टेस्ट 27 टेस्ट 100 बनाने का। सेकंड फास्टेस्ट इन्होंने 27 टेस्ट 100 बनाई हैं। तो इन्होंने 136 इनिंग्स में ये कीर्तिमान हासिल किया है। और सबसे फास्टेस्ट किसने बनाई है 27 टेस्ट 100? ये बनाई है सर डॉन ब्रैडमैन ने। इन्होंने यहाँ पर 70 इनिंग्स ही केवल ली थी। आगे बढ़ते हैं। 4 महिला पायलटों द्वारा संचालित पहली नॉन स्टॉप एयर इंडिया की फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरकर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो फ्लाइट है ये नॉर्थ पोल के ऊपर से भी गुजरी है और इसने 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस फ्लाइट को कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पापागरी तन्मई, कैप्टन आकांक्षा सोनावेर, कैप्टन शिवानी मनास, इनके द्वारा ये ऑपरेट की गई। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। भारत की 2021 गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो ये लेगी बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी और इसमें जो है 122 मेंबर्स हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश का जो लिबरेशन है, पाकिस्तान से जो मुक्ति हुई है, उसकी 50th एनिवर्सरी 2021 में मनाई जा रही है। देखिए, जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर है ये 25 मार्च 1971 से और 16 दिसंबर 1971 तक चला। और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसमें पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, यानी आर्मी चीफ कौन थे? तो ये थे अब्दुल हमीद खान। और भारत के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर थी इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट थे वी गिरी। और भारत की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ये थे जनरल मानेक शाह। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि 16 दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वर्णिम विजय मिसाल, इसको भी स्वर्णिम विजय मसाल, इसको भी जलाया है। तो ये इसी से रिलेटेड है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से रिलेटेड। तो इसको गोल्डन विक्ट्री फ्लेम्स भी कहा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय मसाल ये किस मौके पर जलाई है? तो याद रखना, ये पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश लिबरेशन हुआ है पाकिस्तान से, इसको कॉमेमोरेट करने के लिए बनाई गई है, जलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने किस राज्य में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स केंद्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। तो कर्नाटका में सीआरएफ की ये भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स केंद्र यहाँ पर ये बनने वाला है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अमित शाह ने हाल ही में मणिपुर में थोबल डैम, इसको भी इनॉग्रेट किया है, इसका भी उद्घाटन किया है। हाल ही में एनएचपीसी ने 120 मेगावाट रंगित 4 जल विद्युत परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक समझौता किया है। जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? ये वाली जो जल विद्युत परियोजना है रंगित, ये किस क्षेत्र में या किस स्टेट में या यूटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम में। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो रंगित ये एक रिवर है, तो जो तीस्ता रिवर है इसकी ये सहायक नदी है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद और कैपिटल है गैंगटॉक। किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तलसारी समुद्र तटों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है उड़ीसा ने। उड़ीसा के बारे में अगर थोड़ा जाने तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। ये सभी स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। सिंप्लीफाल नेशनल पार्क, सतकोचा टाइगर रिजर्व, चंडका एलिफेंट सेंचुरी, गहिरमाथा बीच जो कि भीतरकनिका में है, और चिलिका लेक, सेंट्रल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, दामरा पोर्ट, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1984 में इसको दर्जा दिया गया। तो ये सभी फ्रेंड्स उड़ीसा में है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है
कि जो ये देखिए गैर माथा बीच, ये किसके लिए फेमस है, तो जो ऑलिव रिडली सी टर्टल्स हैं ये यहाँ पर इनकी नेस्टिंग साइट है, यानी प्रजनन की ये साइट है। साथ ही अगर उड़ीसा से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के परमानेंट कैंपस की आधारशिला रखी है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में ST/SC हॉस्टल्स के लिए जो इनको बेसिक अम्यूनिटीज इनको प्राप्त हो सके इसके लिए मिशन सुविद्या इसको लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में सैनिटेशन वर्कर्स के लिए गरिमा वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया है। उड़ीसा ने हाल ही में सुमंगल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा ने परिश्रम पोर्टल को भी लॉन्च किया है। उड़ीसा ने हाल ही में सुजल मिशन इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लिए कैरियर पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि 2023 में वर्ल्ड कप जो हॉकी का होगा ये उड़ीसा राज्य होस्ट करेगा और इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम भी राउरकेला में बनने जा रहा है जो कि उड़ीसा में है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट जो है कोविड-19 के दौरान जो भी हेल्थ वर्कर्स या भी जो कोविड वॉरियर्स जिनकी मृत्यु हो गई तो उनकी याद में एक मेमोरियल भी सेटअप करेगा। साथ ही फ्रेंड्स 10th एग्जाम में 10th के जो एग्जाम होते हैं उनमें बच्चों का जो पासिंग रेट है वो बढ़ सके इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने मिशन 0F इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा के CM ने हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क इसको भी लॉन्च किया है बरहामपुर में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में हुए हैं और ये फर्स्ट एडिशन है इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंडिया का जो पहला फायर पार्क है ये भी उड़ीसा में बन रहा है। और उड़ीसा के CM ने हाल ही में बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट इसको भी लॉन्च किया है। तो आपको ये जानना चाहिए कि बिंदु सागर लेक कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। साथ ही फ्रेंड्स उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में 2021 में जो भी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए एग्जामिनेशन फीस इसको माफ कर दिया है, यानी इसको एग्जेम्पशन दे दी गई है। किस कंपनी ने प्रदीप कपूर को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? विच कंपनी हैज अपॉइंटेड प्रदीप कपूर एज इट्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर? तो ये किया है भारती एयरटेल लिमिटेड ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इसने एयरटेल के साथ मिलकर MSMEs को डिजिटलाइज करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है। लंदन में एक शोध के अनुसार 2016 के बाद से कौन सा शहर सबसे तेजी से विकसित होने वाला टेक हब बन गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। तो ये जो रिपोर्ट है इसका जो डेटा है ये कलेक्ट किया है dealroom.co ने और इसको एनालाइज किया है लंदन एंड पार्टनर्स ने। शहरी विकास पर सार्वजनिक नीति में योगदान के लिए किसे स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है करुणा गोपाल को। करुणा गोपाल जो है ये फाउंडेशन फॉर फ्यूचरिस्टिक सिटीज इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट है। साथ ही अगर इसी तरह के अवार्ड की बात करें तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है। साथ ही जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इसको गवर्नेंस के लिए इसको चैलेंजर अवार्ड मिला है। तो ये दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये सभी जो हम आपको बताते हैं ये हम प्रीवियस एडिशन में कवर कर चुके होते हैं, ये केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए होते हैं। जैसे अभी उड़ीसा वाला बताया है तो उड़ीसा के बारे में कम से कम 4 या 5 बार हम आपको बता चुके हैं। अब तक आपको ये सभी फैक्ट्स याद हो जाने चाहिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखे। टॉमटॉम 2020 ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे खराब यातायात भीड़ के साथ शीर्ष 10 सूची में कितने भारतीय शहर हैं? तो फ्रेंड्स 3 भारतीय शहर हैं इस सूची में। कौन कौन से हैं? 8वें नंबर पर है न्यू दिल्ली, 6ठे नंबर पर है बेंगलुरु और दूसरे नंबर पर है मुंबई। और सबसे खराब स्थिति है रशिया के मॉस्को शहर की। किसने भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को अपना डिजिटल निदेशक और माइकल लारोसा प्रेस सचिव नामित किया है? माइकल लारोसा को प्रेस सचिव नामित किया है। तो ये किया है जिल बिडेन ने। देखिए जो जिल बिडेन है ये अमेरिका की, आप इनको फर्स्ट लेडी कह सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो वाइफ होती हैं उनको फर्स्ट लेडी बोला जाता है और जो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ होती हैं उनको सेकंड लेडी बोला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर चलता है। तो इन्होंने जो है गरिमा वर्मा को अपना डिजिटल निदेशक बनाया है और माइकल लारोसा को प्रेस सचिव बनाया है। किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्रमिकों को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक कंपनी नियो के साथ भागीदारी की है? विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद फिनटेक कंपनी नियो टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वर्कर्स। तो ये किया है फ्रेंड्स आईसीआईसीआई बैंक ने। इसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को आतंकवाद प्रायोजित देशों की सूची में शामिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधा आंसर बताते हैं। आंसर है ऑप्शन ए क्यूबा। ये आप क्यूबा की लोकेशन भी देख सकते हैं। ये एक कैरिबियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है हवाना और करेंसी है पेसो। देखिए कोलंबिया में हाल ही में एक अटैक हुआ था और ये अटैक किया था नेशनल लिबरेशन आर्मी, जिसे ELN बोलते हैं। तो इसके जो रेबेल ग्रुप के जो मेंबर हैं, ये एक रेबेल ग्रुप है, इसके मेंबर्स कुछ क्यूबा में हैं। तो क्यूबा ने मना कर दिया है कि हम इन मेंबर्स को प्रत्यर्पण नहीं करेंगे, यानी इनका एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको फिर से आतंकवाद प्रायोजित देशों में शामिल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। गोवा में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है विश्वजीत चटर्जी जी को, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर और एक्टर हैं। साथ ही बात करें अगर हम इस 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की, तो इसमें बांग्लादेश जो है ये फोकस कंट्री है और ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इसमें जो इंटरनेशनल जूरी है इसको लीड कर रहे हैं पैब्लो सेजार, जो कि अर्जेंटीना के हैं। निम्नलिखित में से किस देश को यूनाइटेड किंगडम द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज और हैव बीन इनवाइटेड बाय यूनाइटेड किंगडम टू अटेंड G7 समिट इन 2021? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, ये तीनों ही G7 मेंबर कंट्रीज नहीं है, लेकिन इन तीनों को आमंत्रित किया गया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। G7 के जो भी मेंबर हैं, उनके जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही आपके लिए भी जानना जरूरी है, देखिए ये आपको मैं न्यूज़ भी दिखा देता हूं कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया द यूनाइटेड किंगडम हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड लीडर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया अमिड टॉक ऑफ expanding the grouping to include the 3 countries as well। साथ ही फ्रेंड्स जल्दी से G7 के बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स के जो लीडर हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में बना था और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो फ्रांस में 1975 में ही हुई थी। इसका मकसद यही है कि एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ इश्यूज, इन सभी पर चर्चा की जाए। साथ ही आपके लिए भी जानना जरूरी है कि कुछ समय के लिए ये G8 भी बन गया था जब रशिया ने इसको 1997 में ज्वाइन किया था। लेकिन आपको मालूम होगा कि यूक्रेन का जो क्रीमिया रीजन है उसको रशिया ने अनेक्स कर लिया। उसके बाद 2014 में रशिया को G7 से बाहर कर दिया गया। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि G7 का जो है अपना कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ना ही इसका कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स है। साथ ही फ्रेंड्स जो अभी ये 2021 में सबमिट होने जा रही है 47वीं सबमिट है, ये आपको याद रखना जरूरी है। और ये देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आप मेंस देने जा रहे हैं एग्जाम का, बैंक एग्जाम का, तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको सीधे इंग्लैंड नहीं पूछा जाएगा। इंग्लैंड के 4 रीजन दिए जाएंगे और तब उनमें आपको फंसाया जाएगा। तो याद रखना ये इंग्लैंड के कॉर्नवाल रीजन यहाँ पर ये सबमिट होने वाली है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2021 के अध्यक्ष के रूप में नाजद शमीम खान को चुना है। वह किस देश से हैं? तो ये हैं फिजी से। साथ ही आपके लिए भी जानना जरूरी है कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और जो फिजी है, फिजी की कैपिटल है सुआ और जो ये UNHRC है इसमें 47 मेंबर्स हैं। कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम में परीक्षण के लिए नीति सलाहकार के रूप में विदुर शर्मा को किसने चयनित किया? तो ये चयन किया है जो बाइडेन ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। साथ ही आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि हाल ही में गरिमा वर्मा को जो यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन है, इन्होंने अपना डिजिटल डायरेक्टर नियुक्त किया है। जो भी प्रेसिडेंट की वाइफ होती है यूनाइटेड स्टेट्स में उनको फर्स्ट लेडी बोला जाता है और जो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ होती है उनको सेकंड लेडी बोला जाता है। साथ ही अगर इसी तरह की अपॉइंटमेंट हम देखें तो वनीता गुप्ता, इनको जो बाइडेन ने अपना एसोसिएट अटॉर्नी जनरल पिक किया है। साथ ही सुमोना गुहा, इनको डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया नियुक्त किया गया है।
साथ ही सबरीना सिंह, इनको डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस में। इसकी कंप्लीट लिस्ट जितने भी इंडियन अमेरिकन जो बाइडन ने अपनी कैबिनेट में इंक्लूड किए हैं, इसकी कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको एक वीडियो में भी दी थी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। अवीवा इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमित मलिक को। और साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो अवीवा है ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स लंदन इन इंग्लैंड में है। आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम शुरू किया, किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए और आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला। साथ ही केरला से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरला के सीएम है पिनरई विजयन, यहाँ की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, मलयालम यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और ग्रेट हॉर्नबिल ये जो है केरल और अरुणाचल दोनों की स्टेट बर्ड है। यहाँ के अगर फेमस प्लेसेस देखें तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, सबरीमाला सस्ता टेम्पल, शिवागिरी टेम्पल, अनामुदी माउंटेन, पेरियार नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व यहाँ पर काफ़ी फेमस है। साथ ही आपके लिए जानना ये भी जरूरी है कि कुट्टूनाड ये फ्रेंड्स यहाँ पर एक रीजन है जो कि अपनी पैडी फील्ड्स के लिए जाना जाता है। और बात करें अगर इसकी खास विशेषता की तो इंडिया में ये लोवेस्ट एल्टीट्यूड वाला क्षेत्र है। साथ ही जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यहाँ की जो फार्मिंग है, कुट्टूनाड की जो फार्मिंग है, इसको ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का टैग दिया हुआ है, यानी GIAHS का टैग दिया हुआ है। साथ ही अगर केरल से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन ये केरला में लॉन्च हुई है। देखिए मिनिएचर ट्रेन का मतलब होता है, मिनिएचर का मतलब यही होता है कि कोई अगर बड़ी कोई चीज़ है तो उसका छोटा स्वरूप, अगर कोई बड़ी ट्रेन है तो अगर हम उसका छोटी ट्रेन कोई बनाना चाहें जिसमें कम डब्बे हों तो उसको मिनिएचर बोलते हैं। साथ ही केरल ने हाल ही में बर्ड फ्लू के जो केसेस आए हैं तो सबसे पहले केरल ने ही इसको स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर किया है। साथ ही यूनाइटेड नेशन वुमेन और केरल ने मिलकर इंडिया का पहला जेंडर डेटा हब ये केरल में बनने जाएगा। साथ ही केरल जो है 5th स्टेट बना था जिसने फार्म लॉज के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया था। साथ ही इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स फ्लावर्स ये केरल में ओपन हुआ है। डच का मतलब है नीदरलैंड्स। साथ ही के फोन इसको भी केरल गवर्नमेंट ने हाल ही में शुरू किया है ताकि 8000 से ज़्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट किया जा सके। साथ ही केरल ने ब्रेक द चेन मास कैंपेन भी लॉन्च किया था जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, ताकि उसकी जो चेन है वायरस की वो तोड़ी जा सके। साथ ही कर्मी बोट ये भी केरल ने लॉन्च किया है। किस कंपनी ने पैट जेलसिंगर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है? तो ये किया है इंटेल ने। इंटेल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स जो है ये सांता क्लारा सिलिकॉन वैली USA में है। देखिए सिलिकॉन वैली जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है। बेसिकली अगर हम बात करें सिलिकॉन तो आप जानते होंगे, तो सिलिकॉन का यूज़ जो है ये ट्रांजिस्टर और ICs इन सब में किया जाता है और इसी तरह की कंपनी जो हाईटेक कंपनीज हैं ये यहाँ पर लोकेटेड हैं, तो इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। ठीक है, और बेंगलुरु में भी आपको पता होगा इसी तरह का हब है, एक बहुत बड़ा IT हब है, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को ये मालूम भी होगा। साथ ही अगर हम बात करें इनकी पैट जेलसिंगर की तो ये VMware के CEO रह चुके हैं और अब इनको इंटेल का CEO बनाया गया है। वेटरन्स डे के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की ओर से यानी इनके बिहाफ पर सिल्वर सॉल्वर किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पृथ्वीपाल सिंह को। और आपके लिए भी जानना जरूरी है कि 14 जनवरी को भारत वेटरन्स डे मनाता है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रवि गायकवाड़। किसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये फ्रेंड्स जो तीनों हैं इन तीनों को चुना गया है, मिलिंद पंत और एडवर्ड नाइट और किरण मजूमदार शाह। तो जो किरण मजूमदार शाह है ये बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, मिलिंद पंत ये एमवे के CEO है, एडवर्ड नाइट ये नास्डेक के वाइस चेयरमैन है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020? तो ये जीता है वोल्टास ने। और ये
अवार्ड इनको दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से। और आर के सिंह ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर है आर के सिंह। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSMEs के लिए निम्नलिखित में से किसने लिबरलाइज्ड MSME AEO पैकेज पेश किया है? तो ये पैकेज पेश किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। GST वगैरह जो भी डिपार्टमेंट है ये सब इसी के अंदर आता है, CBIC के अंदर। बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, सेबी का हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है और सिडबी का हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में। जो ये CBIC है ये फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस देश में बनाया जा रहा है? द ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ द इबोला वैक्सीन इज बीइंग क्रिएटेड इन विच कंट्री? तो ये बनाया जा रहा है स्विट्जरलैंड में। और बात करें अगर इबोला वायरस की, तो फ्रेंड जो ये इबोला वायरस डिजीज है, EVD का मतलब है इबोला वायरस डिजीज, सबसे पहले 1976 में इसके केसेस आए थे 2 जगह पर, एक तो साउथ सूडान में और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत से सबसे अधिक प्रवासी यानी माइग्रेंट्स किस देश में रहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो 18 मिलियन भारतीय अपने देश से बाहर रह रहे हैं, ऐसा कहा गया है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट, जो कि पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यानी UNDES से द्वारा जारी की गई है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग भारत से हैं, उसके बाद मैक्सिको एंड उसके बाद रशिया से हैं। तो UAE के बाद भारतीय प्रवासी सबसे ज़्यादा USA में है और फिर सऊदी अरब में। UAE की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम। आगे बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में संपन्न बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधा आंसर बताते हैं और आंसर होगा ऑप्शन बी पैट कमिंस। तो जो पैट कमिंस हैं ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं और इन्होंने पूरी सीरीज में जो चार टेस्ट मैच की सीरीज रही है इसमें 21 विकेट्स इन्होंने हासिल किए हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया ने जो ये 4 टेस्ट मैच की सीरीज है इसको 2-1 से जीत लिया है, एक मैच जो है वो ड्रॉ रहा था। साथ ही जो लास्ट टेस्ट मैच खेला गया है गाबा में, इसमें ऋषभ पंत ने बहुत ही ऐतिहासिक पारी खेली है और इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। प्रथम भारतीय वेनेडियम भंडार किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम वेनेडियम की बात करें तो ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल V होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 23। ये एक हार्ड सिल्वर ग्रे रंग का मैलिएबल ट्रांजिशन मेटल है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि ये ट्रांजिशन मेटल है। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है वेनेडियम का ये चाइना में है, उसके बाद रशिया एंड साउथ अफ्रीका में है। और हाल ही में अगर हम बात करें तो बेंगलुरु के मांड्या में लिथियम रिजर्व भी पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल में। केरल की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो केरल के जो ये आलपुझा है जिसको पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, यहाँ पर ये खोला जाएगा। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के CM है पिनराई विजयन और यहाँ की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। गजेंद्र सिंह सक्तावत का हाल ही में निधन हो गया, वह किस निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक थे? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये राजस्थान के वल्लभनगर यहाँ से ये इस विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक रहे थे। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, झांसी में किया है। साथ ही फ्रेंड्स झांसी के अगर बारे में आपको बताएं तो झांसी जो है ये बुंदेलखंड रीजन की लार्जेस्ट सिटी है। तो अगर आप यूपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, वहां पर ये एडिशनल चार्ज अदा कर रही हैं। साथ ही कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ये तो आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर जल्दी से देख लेते हैं। तो जो जेवर एयरपोर्ट है तो इसको ज्यूरिक फर्म जो है ये मिलकर बना रही है यूपी गवर्नमेंट के साथ। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो कास्ट आइडेंटिटी स्टिकर्स जो लगे रहते हैं कार्स और बाइक के पीछे, तो उनको लगाने से अब बैन कर दिया है। साथ ही जो सिख गुरुओं का इतिहास है इसको भी अब स्कूल सिलेबस में ऐड किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। साथ ही योगी गवर्नमेंट ने हाल ही में विरासत स्कीम
ताकि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं लैंड से रिलेटेड, इनको ख़त्म किया जा सके, इनका समाधान निकाला जा सके, इसलिए वरासत स्कीम को लॉन्च किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो रामसर साइट है, कीथम लेक जिसे सूर्य सरोवर भी बोलते हैं, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में हर घर नल योजना, इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म आपको जाननी काफ़ी जरूरी है, यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। आगे देखें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान भी जारी किया है, मिशन शक्ति इसको नाम दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे, इसको भी ओके किया है, यानी इसको भी मंजूरी दी है, और इसकी कुल लागत रहेगी 36,402 करोड़ रुपीस। साथ ही उत्तर प्रदेश सीएम ने बाल श्रमिक विद्या योजना, इसको भी लॉन्च किया है। आगे देखें तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी है, ये नोएडा में बनेगी। साथ ही यहाँ के सीएम ने, अगर आप अपने आसपास कोविड केंद्र अगर जानना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा कोविड केंद्र। साथ ही उत्तर प्रदेश सीएम ने हाथ धोना रोके कोरोना, इस कैंपेन को भी लॉन्च किया है। और यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टार्टअप फंड, इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में इंडिया का फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड रूफटॉप सोलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट जो है, इसको हाल ही में इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश ने हाल ही में आरोग्य मेले की भी शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में किसान कल्याण मिशन, इसको भी लॉन्च किया है, ताकि जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो सके। साथ ही इंडिया की जो फर्स्ट विमेंस टीम है जो डिजास्टर कॉम्बैट कर सके, जो डिजास्टर वाले एरियाज में काम कर सके, ये भी उत्तर प्रदेश के जो गढ़मुक्तेश्वर टाउन है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी इंडिया फर्स्ट इस तरह की चीज़ें जुड़ जाती हैं, सुपरलेटिव तरह की जो चीज़ें जुड़ जाती हैं, चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो, ये आपके करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 21 मोटर बाइक एम्बुलेंस, जिनका नाम रक्षिता है, किस बल को सौंपी है? तो ये सौंपी है सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ की अगर बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एपी माहेश्वरी। बाकी ऑप्शन देखें तो सीआईएसएफ, इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। और डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। साथ ही जो आईटीबीपी है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं एसएस देसवाल। 13th एरो इंडिया 2021 ये कब आयोजित किया जाएगा? कब से आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा 3 से 5 फरवरी 2021 के बीच। और कहां पर आयोजित किया जाएगा? एयरफोर्स स्टेशन येलहंका बेंगलुरु में जो है, यहां पर किया जाएगा। और इसके रिलेटेड राजनाथ सिंह ने एक ऐप भी लॉन्च की है एरो इंडिया से रिलेटेड, ये भी आपको जानना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला है, यानी ये फिजिकली और वर्चुअली दोनों रूप से ये होने वाला है, संपन्न होने वाला है। कौन सा दिन प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 23 जनवरी जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है इस दिन। और इस जो नेताजी का सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन है वो 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। विश्ववीर आहूजा को हाल ही में किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई इन महाराष्ट्र। और आरबीएल बैंक से जुड़े अगर हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप भी इसके लिए भी एक एमओयू साइन किया है। बैंक एश्योरेंस क्या होता है? जब कोई बैंक या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ इस तरह का पैक्ट जो साइन करती है, तो उसमें क्या होता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी बीमा पॉलिसीज हैं, उनको बैंक जो है अपने कस्टमर्स को बेचता है, उनको ऑफर करता है। तो इससे बैंक का भी फायदा होता है और बीमा कंपनीज का भी फायदा होता है। साथ ही आरबीएल बैंक ने अपना 7th एडिशन लॉन्च किया है, जो इनका एक कैंपेन है उम्मीद 1000 साइक्लोथॉन। तो ये आप याद रखना है, पूछा जा सकता है कि किस बैंक से जुड़ा है उम्मीद 1000 साइक्लोथॉन। साथ ही आरबीएल बैंक और वीजा ने मिलकर फिनटेक्स के लिए
एक इंस्टेंट पे आउट्स इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही रुपे आरबीएल बैंक ने मिलकर पे नियर बाय के साथ पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल इसको भी लॉन्च किया है। किस देश ने 2021 में अपने नए प्रमुख H3 रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है जापान ने। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की जो है स्पेस से जुड़ी हुई एजेंसी है, मुख्य एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम किसके नाम पर रख दिया है? तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, बाला साहेब ठाकरे के नाम पर कर दिया है। तो अब इसका नाम हो गया है बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। मार्क रूटे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नीदरलैंड में जो द हेग ये सिटी है, तो यहीं पर इस देश की जो पार्लियामेंट है वो यहीं पर है, इसी सिटी में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर्स भी द हेग में है। साथ ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसका हेडक्वार्टर्स भी द हेग में है। साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका हेडक्वार्टर्स भी द हेग में है। तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम्स के लिए। जूरी रातास ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। एस्टोनिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है तालिन और करेंसी है यूरो। विश्वनाथन सान्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी थी? तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर थी और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ऑन्कोलॉजिस्ट ये आपके एसएससी में पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि जो कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ये कैंसर के सर्जन होते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं। और ये आदियार कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़ी थी और इन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है और पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम देने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स ये फैसला किया है गुजरात सरकार ने। तो गुजरात सरकार ने, इनका ये कहना है कि फार्मर्स ऐसा कहते हैं कि जो ये ड्रैगन फ्रूट है ये लोटस की तरह लगता है, कमल की तरह लगता है और इसी तरह हमने इसका नाम कमलम दिया है। इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।